हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, आपके अपने फ़ेवरेट चैनल अभी की पाठशाला पर। तो दोस्तों, आज हम जो कंप्यूटर की सीरीज़ का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। कल हमने कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था, ठीक है? आरओ-आरओ की तैयारी और पीसीएस की तैयारी की श्रृंखला में हम धीरे-धीरे करके कंप्यूटर की सीरीज़ पर पहुँच चुके हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और भी जो भी क्लासेस हैं वो सारी हमने कवर कर ली है। उसके प्रैक्टिस सेट को लेकर हम हर संडे को आपसे रूबरू होते हैं रात के 8 बजे, ठीक है? रात के 8 बजे हम हर संडे को प्रैक्टिस सेट करते हैं आरओ-आरओ का, जो कि फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होता है, ठीक है? तो इसी श्रृंखला में हम अब जो पहुँचे हैं वो कंप्यूटर की श्रृंखला पर पहुँचे हैं, क्योंकि कंप्यूटर से भी आपकी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? आरओ-आरओ के अलावा ये यूपी ट्रिपल एससी की जो एजीटीए की वैकेंसी हो या फिर जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है सीरीज़। तो फटाफट से इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में और एक बार चैनल को, अगर आप आपने अभी तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? तो फटाफट शुरू करते हैं इस श्रृंखला को। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, कंप्यूटर में अगर बात किया जाए आईसी का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है बताइए? एकीकृत आवेश, एकीकृत धारा, एकीकृत परिपथ या फिर आंतरिक परिपथ? ये देख लीजिए कितने सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है? तो बेसिकली ये क्लास जो हम लेते थे, वो लेते थे आरओ के लिए और पीसीएस के लिए। लेकिन अब जो कंप्यूटर की श्रृंखला है, ये कंप्यूटर जिस किसी भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? तो कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? आईसी का मतलब क्या होता है? आईसी का मतलब अगर देखें तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है? क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं एकीकृत परिपथ। क्या बोला जाता है? एकीकृत परिपथ के नाम से इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? किसके प्रयोग से जो आधुनिक कंप्यूटर हैं वो छोटे हो पाए हैं? ट्रांजिस्टर की वजह से, समकालित परिपथ चिप्स की वजह से, नैनो पदार्थ की वजह से या फिर अति संचालक की वजह से? किस वजह से जो कंप्यूटर्स का आकार दिन प्रतिदिन छोटा होता गया है? हमें पता है जो पहले के कंप्यूटर्स होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, और अब क्या है, अब जो कंप्यूटर्स हैं वो दिन प्रतिदिन छोटे होते जा रहे हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो बात करें अगर हम कि जो आधुनिक कंप्यूटर है उनका जो लघु रूपकरण है वो संभव हो पाया है किसकी वजह से? समाकलित परिपथ चिप्स की वजह से। किसकी वजह से? समाकलित परिपथ चिप्स की वजह से ये संभव हो पाया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है? अहमदाबाद में है, देहरादून में है, श्रीहरिकोटा में या फिर उपरोक्त में से कहीं भी नहीं है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर होता है? ये उत्तराखंड में होता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में ये स्थित है। उत्तराखंड के देहरादून में ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट के अंदाज में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर डैश को लागू हुआ था? बताइए, सूचना प्रौद्योगिकी जो संशोधन अधिनियम है वो 2008 में लागू हुआ था, ठीक है? सॉरी, जो अधिनियम 2008 का है वो कब लागू हुआ था? 27 अक्टूबर आपको डेट दी गई है, ईयर आपको बताना है किस ईयर से ये लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश जो पुलिस कांस्टेबल की री एग्जाम हुआ था 2018 का, उसकी ये पहली पाली में पूछा गया था। और ये कब लागू हुआ था? तो ये 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ था, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना क्रांति के जनक किसे माना जाता है? बताइए, भारत में सूचना क्रांति के जनक किसे माना जाता है? राजीव गांधी,
इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या फिर चौधरी चरण सिंह? कौन हो जाते हैं भारत में सूचना क्रांति के जनक? तो भारत में सूचना क्रांति के जनक की बात करें तो वो होते हैं राजीव गांधी। कौन है? ये हैं राजीव गांधी, जिन्हें भारत में सूचना क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति है? कौन सी सरकार की रणनीति है कि विकास के लिए जो सूचना प्रौद्योगिकी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए? ठीक है, ये कौन सी सरकार की रणनीति है? पश्चिम बंगाल सरकार की है, तमिलनाडु सरकार, हरियाणा सरकार या फिर आंध्र प्रदेश सरकार की रणनीति है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। इसकी अगर बात करें तो ये 1999 से 2004 के बीच में ये रणनीति आई थी, और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम था श्री चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने ये किया था। ठीक है, और चंद्रबाबू नायडू कहाँ के सीएम थे? तो ये थे आंध्र प्रदेश के सीएम। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सरकार की ये रणनीति थी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जो गणना यंत्र हुआ करता था जिसका नाम था अबेकस, उसका आविष्कार किसने किया था? कौन से देश ने इसका आविष्कार किया था? चीन ने किया, अमेरिका ने, भारत ने या फिर जापान ने? किसने किया था जो कैलकुलेशन मशीन थी अबेकस, उसका आविष्कार? ये किसने किया था? अबेकस का आविष्कार की बात करें तो ये किया था चीन ने। ठीक है, हमारा जो पड़ोसी देश है चीन, उसी ने इसका आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एसएमएस का अर्थ क्या है? बताइए एसएमएस का अर्थ क्या होता है? एसएमएस से आप लोग बखूबी परिचित होंगे। अगर एसएमएस देखा जाए तो अब इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन जो आप सभी के बचपन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था। ठीक है, खासकर जब न्यू ईयर वगैरह आते थे या फिर कोई फेस्टिवल वगैरह आता था, तब एसएमएस का यूज़ बहुत ज़्यादा करते थे लोग। ठीक है, और एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। स्विफ्ट मेल सिस्टम होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है, शॉर्ट हैंड मैनुअल स्क्रिप्ट होता है या स्पीड मेल सर्विस होता था? बताइए किसका यूज़ किसका कौन सा अर्थ होता है एसएमएस का? तो एसएमएस के अर्थ की बात करें तो ये क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस का शॉर्ट रूप है एसएमएस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है उसे? एनालॉग कंप्यूटर बोला जाता है, सुपर कंप्यूटर बोला जाता है, डिफरेंस इंजन बोला जाता है या फिर कालोसस बोला जाता है? क्या बोला जाता है बताइए, जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो गूढ़ लेख होते थे उनका यूज उनको पढ़ने के लिए किया जाता था? बताइए। तो ये किसका आविष्कार हुआ था उस टाइम पे? उस टाइम पे आविष्कार हुआ था कालोसस का। किसका? कालोसस का आविष्कार हुआ था। कालोसस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था। इसकी डिजाइन की बात करें तो इसकी डिजाइन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन ट्यूरिंग के द्वारा किया गया था अपनी देश की फौज के लिए। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह ब्लिंकिंग सिंबल क्या कहलाता है? लोगो, माउस, पाम, कर्सर? बताइए वो टिमटिमाता चिन्ह क्या कहलाता है? जैसे आप लोगों की आंखें इस समय टिमटिमा रही हैं इस क्वेश्चन को देख के, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी आ गया है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं इसको। ठीक है, माउस पॉइंटर जो होता है उसको कर्सर बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, ट्रांजिस्टर, प्रकाशीय तंत्र, समेकित परिपथ?
किसको तीसरी पीढ़ी का संगणक बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, ट्रांजिस्टर, प्रकाशीय तंतु या समेकित परपथ। तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा? समेकित परपथ क्या होता है? वही इंटीग्रेटेड सर्किट को ही बोलते हैं समेकित पथ। ठीक है, तो इसकी हिंदी भी याद रखिए, कहीं एग्जाम में जरूरत पड़ जाए। तो ये क्या होता है? जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का जो अगर प्रारंभ की बात करें तो इसका जो प्रारंभ हुआ था 1964 से हुआ था, और इसमें जो कंपोनेंट यूज होता था वो यूज होता था इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, क्या यूज होता था? इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? परम पद, चिप्स, फ्लो सॉल्वर मार्क या फिर अनुपम? बताइए, कौन सा सुपर कंप्यूटर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो यहाँ पर वर्ष 1991 में पैरेलल प्रोसेसिंग तकनीक पर आधारित सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रारंभ किया गया था, और यहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था वो था अनुपम। ठीक है, क्या था? अनुपम इसका नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, अनुपम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आईसीटी का तात्पर्य क्या है? आईसीटी किसको बोला जाता है? फुल फॉर्म क्या है आईसीटी का? इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कोड टेक्निक्स या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? फटाफट छाप दीजिए। आईसीटी क्या होता है? आईसीटी, तो आईसीटी क्या होता है? आईसीटी का मतलब होता है, यानी कि फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आईसीटी में सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ हम दूरभाष संचार जो होता है, यानी कि टेलीफोन कम्युनिकेशन होता है, ब्रॉडकास्ट मीडिया होता है, और भी जितने सभी प्रकार के जो ऑडियो वीडियो होते हैं उनको सेंड करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, यूपीएस का विस्तृत रूप क्या है? कंप्यूटर में यूपीएस लगा रहता है, उसका विस्तृत रूप आपको बताना है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सर्विस या फिर यूनिवर्सल पावर सेविंग? किस नाम से जाना जाता है यूपीएस? बताइए, या फिर ये जान कह लीजिए कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है। ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो कंप्यूटरों को आवश्यक विद्युत आपूर्ति बनाए रखता है, यानी कि अगर अचानक विद्युत कटौती हो जाए तो कंप्यूटर तुरंत शट डाउन ना हो, उसको सही तरीके से शट डाउन किया जा सके, या फिर कोई अगर वर्क कर रहे हैं तो आप उस फाइल को सेव कर पाएँ, तो उतनी बिजली ये बचा के रखता है। तो यूपीएस का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, डैश टोपोलॉजी एक समवर्त पास क्लोज लूप में बस टोपोलॉजी है, या डेटा एक दिशा में रिंग के चारों ओर घूमता है? बताइए, एक रिंग टाइप में होती है और डेटा इसके चारों ओर क्या करता है? घूमता है। तो वो कौन सा यहाँ पे टोपोलॉजी है? मैश टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, विस्तारित टोपोलॉजी है, या फिर रिंग टोपोलॉजी है? कौन सी टोपोलॉजी का यूज किया जाता है इसमें? तो ये कौन सा होता है? ये होता है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, ये एक क्लोज्ड लूप होता है। ठीक है, कौन सा लूप होता है? क्लोज्ड लूप होता है। और रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें जो सभी नोड्स होते हैं वो एक दूसरे से रिंग के रूप में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एएलयू परिचालन संपन्न करता है? एएलयू कौन सा परिचालन संपन्न करता है, यानी कि कौन से काम को करता है? तो ये लॉगरिथम आधारित है, या फिर एएससी डबल आई एल्गोरिदम आधारित है, या फिर अर्थमेटिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, एएलयू कौन सा कार्य संपादित करता है यहाँ पर?
तो एलयू कौन सा कार्य संपादित करता है, तो एएलयू करता है अर्थमेटिक वाला, ठीक है, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होता है वही हो जाता है क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से ही स्पष्ट हो जाएगा कि ये कौन सा वर्क करेगा, अर्थमेटिक गणनाओं को करेगा, ठीक है, या फिर अर्थमेटिक प्रोसेस को करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है। बताइए कौन निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन सर्किल होता है उसमें पालन नहीं होता है। फेच, इनडायरेक्ट, एग्जीक्यूट या फिर मेमोरी। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच लेकर आया हूं मैं, ठीक है, तो इनको एक बार एक नज़र से जरूर देख लीजिए। अभी आपके पास जो है पर्याप्त समय है, तो अगर पर्याप्त समय है आपके पास तो आपको सारी सब्जेक्ट्स को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम्स नज़दीक आ जाएंगे तो हम ज़्यादातर जो जीएस में अगर देखें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पर ही ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं और करंट अफेयर्स पे ध्यान दे पाते हैं। कंप्यूटर्स वगैरह बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हर एक मार्क्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, तो अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, तो हम सारी सब्जेक्ट्स को पूरा ध्यान देंगे सारी सब्जेक्ट पर, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, तो हम यहाँ सिर्फ टाइम पास के लिए इन क्वेश्चंस को नहीं लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस को पूछा गया है आपके जो पहले एग्जाम्स हो चुके हैं, आरओ हो चाहे एसआई हो, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्स हो। यहाँ अगर हम बात करें निर्देश चक्र की यानी इंफॉर्मेशन सर्किल की, तो मेमोरी का इसमें कोई काम नहीं होता है, ठीक है। मेमोरी निर्देश चक्र के पालन में शामिल नहीं होता है, ठीक है। बाकी अगर बात करें फेच की, फेचिंग होती है फाइल्स की। इनडायरेक्ट का एग्जीक्यूट भी किया जाता है, लेकिन मेमोरी यहाँ पर शामिल नहीं है आपके इंफॉर्मेशन सर्किल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईपीरोम के बारे में सत्य नहीं है। ईपीरोम के बारे में सत्य कौन सा नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फिर सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। सही जवाब इसमें बताना है आपको कौन सा सत्य नहीं है। बताइए कौन सी बात इसमें सत्य नहीं बोली गई है। तो ईपीरोम की अगर बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म ही होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो यहाँ पर बात करें रैंडम एक्सेस मेमोरी जो दे रखा है, तो इसका कोई यूज नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यही गलत दिया गया है, बाकी सारी चीजें एकदम राइट दी गई हैं। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी भी बोला जाता है इसको। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप के नाम से जाना जाता है। फ्लैश ड्राइव को और किस नाम से बोला जाता है। फ्लैश ड्राइव अक्सर हम लोग बातों में नहीं यूज करते हैं, तो इसमें से किस चीज का यूज करते हैं हम लोग फ्लैश ड्राइव को बुलाने के लिए या फिर फ्लैश ड्राइव को बताने के लिए। रैम, रोम हो गया, पेन ड्राइव हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। इसमें तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि रैम और रोम होगा नहीं, माइक्रो प्रोसेसर पेन ड्राइव में थोड़ा सा आप ध्यान लगा सकते हैं। और आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पेन ड्राइव, ठीक है। पेन ड्राइव को फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, सॉरी फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, रैम है या ब्लू रे डीवीडी है। कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसका उदाहरण आपको बताना है, इसमें से कौन सा होता है। कौन है प्राइमरी मेमोरी, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो प्राइमरी मेमोरी की बात करें मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, रैम होती है, रोम होती है और कैश मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी होती कौन सी, तो जो आमतौर पर उस प्रकार के डेटा अथवा प्रोग्राम को करती है जो वर्तमान समय में प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा प्रोसेस
किया जा रहा है। क्लियर है? यहाँ पर अगर देखें तो रैम क्या है? रैम हमारी एक प्राइमरी मेमोरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ब्लू रे डीवीडी क्या होता है? ब्लू रे डीवीडी आपकी सेकेंड मेमोरी कही जाती है। सहायक यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? बताइए, ऑक्सिलरी मेमोरी को किस रूप में जाना जाता है? प्राइमरी स्टोरेज के रूप में, सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में, रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस के रूप में, या फिर प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाता है? बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? किसको बोला जाता है? बताइए। तो जो सहायक यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी होती है उनको सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का आपको चुनाव यहाँ पर करना है। बताइए कौन सा है असत्य कथन? मुख्य मेमोरी से छोटी, सॉरी, एक जो सीपीयू कैसे होता है उसके बारे में आपको बताना है कि सीपीयू कैसे के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो ये मुख्य मेमोरी से छोटी तथा ज़्यादा तेज मेमोरी है, या फिर इसका प्रयोग मुख्य मेमोरी में अक्सर लगातार इस्तेमाल होने वाले निरूपित स्थानों को सुरक्षित रखने में करते हैं, या फिर इससे प्रोसेसर द्वारा संचालित रीड राइट क्रिया में मुख्य मेमोरी के बाद संपर्क किया जाता है, या फिर इसका प्रयोग प्रोसेसर द्वारा मेमोरी तक पहुंचने में लगने वाले समय को घटाने के लिए किया जाता है। सही जवाब क्या होगा? बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? और सीपीयू कैश की बात करें तो इसका प्रयोग कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा मुख्य स्मृति यानी कि मेन मेमोरी के आंकड़ों को एक्सेस करने में लगने वाले जो समय और ऊर्जा होता है उसको घटाने में किया जाता है। ठीक है? तो अगर बात करें हम यहाँ पर मुख्य मेमोरी से छोटी और ज़्यादा तेज मेमोरी, ये बात एकदम सही है। इसका प्रयोग मुख्य मेमोरी में अक्सर लगातार इस्तेमाल होने वाले निरूपित स्थानों को सुरक्षित करने में रखते हैं, ये भी सही है। और इसका प्रयोग प्रोसेसर द्वारा मेमोरी तक पहुंचने में लगने वाले समय को घटाने में भी किया जाता है। असत्य क्या है? असत्य कह रहा प्रोसेसर द्वारा संचालित रीड राइट क्रिया में मुख्य मेमोरी के बाद संपर्क किया जाता है, यही हमारा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि ये मुख्य मेमोरी के बाद संपर्क नहीं किया जाता है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? बताना है आपको इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा नहीं है। कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, या फिर माउस। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि वो आउटपुट डिवाइस है? आसान क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब है जो हमारा प्रिंटर है। प्रिंटर एक कैसा डिवाइस है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है? तो यही हमारा जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस के मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? बताइए। माउस के मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का प्रयोग करती है। मैकेनिकल माउस, ऑप्टो मैकेनिकल माउस, दोनों मैकेनिकल माउस, और ऑप्टिकल माउस, या फिर ऑप्टिकल माउस? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या होगा? बता दीजिए फटाक से। तो माउस के मूवमेंट के पता लगाने के लिए लेजर का जो उपयोग करता है वो कौन करता है? वो करता है ऑप्टिकल माउस करता है। कौन सा माउस करता है? ऑप्टिकल माउस करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल माउस। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर जैसे उपकरण किसके उदाहरण हैं? बताइए। ये प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं क्या, या फिर कैलकुलेटिंग डिवाइसेस हैं, या फिर आउटपुट डिवाइसेस हैं, या फिर इनपुट डिवाइसेस हैं? क्या हैं बताइए? प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ये सब क्या हैं? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो प्लॉटर, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सभी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है? क्या है? आउटपुट डिवाइसेस होती हैं ये। क्लियर है? पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है?
हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, हाई डिस्प्ले मीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डिस्प्ले मल्टीमीडिया इंटरफेस। बताइए क्या होता है HDMI का पूर्ण रूप। जब आप लोग वीडियो वगैरह प्ले करते होंगे लैपटॉप वगैरह पर तब आपको ये दिखता होगा कभी कभी। तो बताइए HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है। HDMI के पूर्ण रूप की बात करें तो ये होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, HDMI का पूर्ण रूप। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मेमोरी को लगातार फ्रेश करना पड़ता है, यानी कि बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है? ईपी रोम को, स्थैतिक रोम को, या फिर गतिमान रोम को, या फिर रोम को। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। ईपी रोम, स्थैतिक रोम यानी कि जो एस रोम होता है, और गतिमान रोम जो डी रोम होता है, डायनेमिक रैम जो होता है उसको बोलते हैं। बताइए सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, किसको लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार, तो वो होता है डायनेमिक रैम। ठीक है, क्या होता है, जो डायनेमिक रैम होती है उसे बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि इसके संचालन के दौरान जो मेमोरी होती है, रिफ्रेश एक बैकग्राउंड मेंटेनेंस प्रोसेस के रूप में आवश्यक होती है, जिससे इंफॉर्मेशन को हम संरक्षित रख पाएं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, गतिमान रैम, या फिर इसको कह लीजिए डायनेमिक रैम, या फिर डी रैम कह लीजिए इसको आप। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। बताइए जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं उनको किन रूपों में विभाजित किया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा, किस रूप में इसका विभाजन होता है। तो किस रूप में इसका विभाजन विभाजन होता है, तो ये दो होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो इसका जो प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एवं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में विभाजन होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो उदाहरण हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, ये सभी हैं। और बात करें वर्ड प्रोसेसर है, डेटाबेस है, कोरल ड्रा है, स्प्रेडशीट है, ये सभी क्या है, तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, और जैसे एंटीवायरस है, और ये क्या है, एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया में GIF का अर्थ होता है। व्हाट्सएप वगैरह पर आप लोग GIF भेजा करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ग्राफिक्स इंटरफेस फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, या फिर ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट। सही जवाब क्या होगा बताइए, GIF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है GIF का फुल फॉर्म, तो ये होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाता है। याद रखिएगा अब इसको जब आप GIF भेजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु इनमें से किसका प्रयोग करते हैं। बताइए डिजिटल जो हस्ताक्षर होता है, डिजिटल साइन होता है, बहुत जगह आप लोग करते हैं, अक्सर एग्जामिनेशन में जब जाते हैं तब भी कराया जाता है कहीं कहीं पर। तो आप बताइए उसका जो प्रयोग होता है किसका करते हैं, उसमें पब्लिक कुंजी का करते हैं, निजी कुंजी का, डिजिटल कुंजी का, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि पब्लिक की का, या प्राइवेट की का, या फिर डिजिटल की का। बताइए कौन सी की का यूज करते हैं डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए। सही जवाब क्या होगा, तो ये कौन सी की यूज करते हैं, ये यूज करते हैं हम प्राइवेट की। ठीक है, निजी कुंजी का यूज हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा।
अक्सर जब आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाने जाते हैं तब भी वहाँ पर डिजिटल हस्ताक्षर का यूज़ होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसमें से गलत विकल्प का आपको चयन करना है। बताइए इसमें से गलत विकल्प कौन सा है। डिजिटल संकेत के बारे में आपको बताना है। डिजिटल संकेत का प्रयोग आउटपुट को नियंत्रित करने हेतु करते हैं। डिजिटल या तो पूर्ण वोल्टेज या शून्य वोल्टेज को दर्शाता है। डिजिटल जो संकेत होता है वर्ग तरंगित रूप में प्रवाहित होते हैं, या फिर डिजिटल संकेत का परिवर्ती आवृत्ति होती है। बताइए सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा बताइए। डिजिटल जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, इनके द्वारा डेटा को डिस्क्रीट मानों के क्रम में यानी कि सीक्वेंस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इनके प्रयोग की बात करें तो इनका प्रयोग आउटपुट के नियंत्रण हेतु किया जाता है। ठीक है, और ये दो इनमें बैंड होते हैं, वोल्टेज बैंड जिनको बोलते हैं। एक पूर्ण वोल्टेज होता है या तो एक शून्य वोल्टेज होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे गलत की बात करें तो गलत कौन सा है, गलत है जो डिजिटल संकेत होते हैं उनका जो कह रहा परिवर्ती आवृत्ति होती है, तो ये परिवर्ती आवृत्ति नहीं होती है, जबकि इसमें क्या होता है असतत मानों के क्रम में होता है। ठीक है, विपरीत जो है एनालॉग संकेतों को दर्शाती है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है। बताइए जो डेटा प्रविष्टि होती है इसको किस विकल्प के द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है। ओसीआर के द्वारा, ओएमआर के द्वारा, सीओएम के द्वारा, या फिर एमआईसीआर के द्वारा। बताइए किसके द्वारा हम रीड नहीं कर सकते हैं डेटा को। ये सारी युक्तियां दी गई हैं जिनसे डेटा को रीड करते हैं हम लोग। इसमें से आपको बताना है कौन सा जो है तरीका उससे नहीं यूज किया जा सकता है। यहाँ पर अगर बात करें ओसीआर की, तो ओसीआर क्या होता है, ओसीआर को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं। ओएमआर के बारे में आप लोग बखूबी जानते हैं, ये क्या होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। एमआईसीआर भी आप लोग जानते होंगे, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये सभी इनके सभी के द्वारा डेटा को रीड किया जाता है। लेकिन बात करें यहाँ पे सीओएम की, ठीक है, तो सीओएम का यूज़ हम डेटा प्रविष्टि में नहीं करते, यानी कि डेटा को हायर करने के लिए नहीं करते या फिर डेटा को रीड करने के लिए नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। बताइए कौन सी डिवाइस है जो हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ग्राफिक्स टैबलेट का यूज़, प्लॉटर का यूज़, जॉयस्टिक का यूज़, या फिर माउस का यूज़। इसका यूज़ किया जाता है। तो किसका किया जाता है, ये किया जाता है ग्राफिक्स टैबलेट का यूज़। ठीक है, ग्राफिक्स टैबलेट का यूज़ किया जाता है हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए। ग्राफिक्स टैबलेट को अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे डिजिटाइजर के नाम से भी, ड्राइंग टैबलेट, या फिर पेन टैबलेट, या फिर डिजिटल आर्ट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन लेबल यानी कि जो प्रोडक्ट होते हैं पर लगे आंकड़ों को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए बायोमेट्रिक रीडर, बारकोड रीडर, एमआईसीआर रीडर, या फिर ओसीआर रीडर। जो उत्पादन पर लेबल लगा रहता है आप लोगों ने देखा होगा, उसको पढ़ने के लिए कौन सी युक्ति या फिर कौन सा उपकरण यूज में लाया जाता है। ये कौन सा उपकरण यूज में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है बारकोड रीडर का। ठीक है, तो बारकोड रीडर का उपयोग वहां पर करते हैं बारकोड रीड करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग फोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए किया जाता है। फोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए किसका यूज करते हैं हम, यूएसबी का, स्कैनर का, प्रिंटर का, या फिर मॉडेम का। इसका यूज किया जाता है फोन लाइन पर डिजिटल डेटा भेजने के लिए। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा।
तो डिजिटल डेटा को भेजने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? वो करेंगे मॉडेम का यूज़, ठीक है? किसका यूज़ करेंगे? मॉडेम का यूज़ हम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, प्रत्येक जो रात के 9 बजे हमारा सेशन होता है, जिसमें हम इस समय पर एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ रात के 9 बजे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है, ठीक है। तो ये आज का सेशन था। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस क्लास को दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।